स्वर्ण सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सिद्धांत से भी जो चर्चा कर रहा था सर, क्या भारत का जो आज स्ट्रॉन्ग रुख है, लाउड एंड क्लियर जो मैसेजिंग रही है चाइना के लिए कि अगर आप बॉर्डर्स पर आप एबनॉर्मेलिटी है तो फिर आप नॉर्मल टॉक्स और नॉर्मल सिचुएशन कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या भारत की ओर से इस सख्त रुख में, सख्त मैसेज में थोड़ी नरमी होती अगर ओआईसी में चीन कश्मीर को लेकर गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देता? बहुत जल्द मैं 7 चीजों का जिक्र करूंगा। 4 जो चीन की मजबूरियां हैं, 3 जो इसके हाल ही में इसमें जुड़ गए। सबसे पहले इस बार चीन में ब्रिक्स सम्मेलन, शिखर सम्मेलन होना है। उसमें एक रशिया चाइना इंडिया शिखर सम्मेलन भी होता है। आपको याद होगा 2017 में जब डोकलाम क्राइसिस हुआ था, तब ये श्यामन शहर में ये शिखर सम्मेलन होना था। चीन की मजबूरी है कि भारत के प्रधानमंत्री उसमें शामिल हों, और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले करीब 50 ऐसे इवेंट होते हैं जिसमें खिलाड़ी, अध्यापक, मीडिया वाले, स्पोर्ट्स पीपल, मिनिस्टर, ऑफिशियल सब मिलते हैं। फिर बाद में शिखर सम्मेलन होता है। तो भारत के दरवाजे खुलने चाहिए। ये चीन की आज जरूरत है, ये ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन को सफल करने के लिए। दूसरा, यूक्रेन क्राइसिस में आप देखें चीन रूस के साथ जुड़ा हुआ है, पर रूस और चीन थोड़े से दुनिया का जो पूरा माहौल बन रहा है उससे अलग होते नजर आते हैं। तो उनको लगता है कि भारत को क्या अपने साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि भारत ने भी जो न्यूट्रलिटी का पोस्चर बना रखा है, उससे उससे लगता है कि उनकी जरूरत है कि भारत को किस तरह से साथ जोड़ा जाए। तीसरी बात, इस मौके पर जब पश्चिमी देशों का जो एक तरह से दबाव बना हुआ है रूस पर, चीन पर और कुछ हद तक भारत पर भी, तो चीन की कोशिश है कि क्या इस मौके का फायदा उठा के भारत को क्वाड से जब पश्चिमी देशों से हल्का सा अलग किया जा सकता है या नहीं। चौथी बात हुई सीमा की। सीमा पर लगातार आप देखें 15 बार कोर कमांडर्स की बात हो चुकी है, 8 बार हमारे विदेश मंत्रालयों में जो एक वर्किंग मैकेनिज्म बना हुआ है उसकी बात हो चुकी है। तो ये चीन पर भी एक तरह से उसका प्रभाव पड़ता है कि क्यों ये सीमा का तनाव नहीं हट रहा, और उनके लिए मुश्किल और बढ़ जाती है जब भारत खुले तौर पर, चाहे वो जापान के प्रधानमंत्री से बात करते हुए हो या फिर वो उसके ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ बात करते हुए हो, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कह दिया कि जब तक ये सीमा का विवाद नहीं सुलझाया जाता तब तक रिश्ते नहीं सुलझाए जा सकते। ये 4 बातें जिसकी वजह से वांग यी भारत आए। अब आते हुए रास्ते में उन्होंने क्या किया कि जैसे आपका अभी जिक्र हो रहा था सिद्धांत के साथ, कि ओआईसी सम्मेलन में उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया और उसका बहुत कड़ा निंदा हुई भारत की तरफ से। तो वो जो तात्कालिक माहौल था वो थोड़ा सा खराब हो गया, क्योंकि ये साफ नहीं हो पा रहा था कि वो भारत आएंगे, कब आएंगे। इसलिए उन्होंने तय किया कि काबुल चले जाते। काबुल जाने की ये दूसरी गलती मानी जा सकती, क्योंकि भारत उसको अच्छा नहीं समझता है। किसी भी देश के किसी बड़े नेता की कोई वहां आज तक विजिट नहीं हुई है। केवल पाकिस्तान ने उनको अपने यहाँ बुलाया है, और अब न केवल ये विदेश मंत्री वांग यी वहां गए, और उन्होंने उनको न्योता भी दिया कि आप बीजिंग आए। तो ये भी अपने आप में भारत के लिए अच्छा संदेश नहीं था। और तीसरा ये कि बड़ी अजीब बात है कि इतने वरिष्ठ जो प्रधानमंत्री वहां के हैं, बहुत देर से वो पार्टी में नेता हैं और भारत से लगातार उनकी बातचीत होती रही है, उनके आने तक की खबर को लास्ट मिनट तक बिल्कुल साफ तरह से बताया नहीं जा सका। इसलिए भारत ने भी उसका जिक्र नहीं किया मीडिया के साथ। तो ये 3 तात्कालिक कारण उसमें जुड़ गए, मुझे लगता है, जिनमें कोई भी ब्रेक थ्रू जिसकी उम्मीद थी कि वांग यी आ रहे हैं, शायद कोई बड़ा संदेश लेकर आएंगे, कुछ ब्रेक थ्रू होगा इस बातचीत से, वो नहीं हो पाया। दोनों तरफ से केवल अपनी जो पोजीशन है उसको दोहराया गया। तो यदि उसको भी आप बट सर इससे 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 चीन की विदेश नीति का कौन सा पक्ष समझ में आता है? बिना होमवर्क वाली विदेश नीति, हबड़ तबड़ वाली विदेश नीति, और भारत को लेकर जब आप इतने सीरियस हैं और भारत को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एक तरफ कहते हैं, उसकी तरफ साफ तौर पर ऐसे बयान जो भारत को हर्ट करते हैं आप जानते हैं। और विदेश नीति में तो कहा जाता है डिप्लोमेसी की जो लैंग्वेज होती है वो बड़ी डिप्लोमेटिक होती है, उसमें संदेश बिना कुछ कहे भी दे दिए जाते हैं। ऐसे विदेशी समिटों में जाकर स्पष्ट रूप से कश्मीर पर ऐसी बातें कह देना, ये कौन सा
कौन सा चेहरा है ये चाइना की विदेश नीति का? अपरिपक्व चेहरा है या जानबूझकर चीन ऐसा कर रहा है? मुझे लगता है चीन की कुछ अपनी मजबूरियां हैं, और सबसे बड़ी मजबूरी चीन की है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में वो प्रधानमंत्री जो कल तक रहेंगे नहीं, पता नहीं है। तो शायद उस प्रभाव में आकर उन्होंने इस तरह की टिप्पणी वहां की। हालांकि चीन पूरी अच्छी तरह से जानता है कि भारत का क्या रिस्पॉन्स होगा इसको लेकर, तो वो टिप्पणी उनको हालांकि नहीं करनी चाहिए, पर वो टिप्पणी हुई और भारत से उनका विरोध भी हुआ और कड़ी निंदा भी हुई। आई एम सॉरी सर, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर रोक रहा हूं। मैं सिद्धांत से भी यही पूछ रहा था। क्या इसे चीन की ओर से स्पष्ट बयान कहा जाए? यही वांगी का पर्सनल बयान ज्यादा आपको लगा? वो कैलकुलेट नहीं कर पाए कि वो क्या कहना चाहते हैं, ये पूरा सोचा समझा बयान था ये कश्मीर पर? स्वर्ण सर। अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ सर। तो ये मुझे लगता है कि ये सोचा समझा बयान नहीं हो सकता, क्योंकि वो भारत की जो क्या सोच है इसको लेकर अच्छे से समझता है। भारत ने किस तरह से अपने ऊपर एक अंकुश लगा रखा है कि चीन के अंदर, चाहे वो ताइवान की बात हो, हांगकांग की बात हो, उइगुर्स मुस्लिम्स की बात हो, भारत हमेशा से अपने ऊपर अंकुश रखता है कि चीन की अंदरूनी बातों को ज्यादा उछाले नहीं। और इस बात का जिक्र भी किया गया भारत की रिस्पांस में कि यदि आप हमारे अंदरूनी मामलों में दखल देंगे तो हमारे पास भी बहुत से ऐसे मामले हैं चीन के अंदर जिन पर भारत भी टिप्पणी कर सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत अच्छी सोच इसके पीछे नजर आती है। इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो वहां के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए शायद वो उनसे गलती से इस तरह का एक बयान दिया गया। मुझे नहीं लगता कि सोच के उन्होंने इस तरह का कोई बयान दिया होगा, क्योंकि वो भारत से एक तरह से ब्रेक थ्रू करने की कोशिश से तो यहाँ आ रहे थे, तो अपना माहौल क्यों खराब करना चाहेंगे? सही बात। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के प्रभाव में आकर, वहां के प्रधानमंत्री के प्रभाव में आकर उनको इस तरह की बात करनी पड़ी होगी शायद। बिल्कुल सही बात है। अब स्वाभाविक रूप से ये जो बयान गैर जिम्मेदाराना था ही, इसने फीका कर दिया वांगी साहब का जो विजिट है। और सिद्धांत और मेरी भी बात हो रही थी कि इससे पहले भी मिले हैं, मॉस्को में, दुशांबे में मिले हमारे विदेश मंत्री से, दोनों बार वांगी साहब से मुलाकात हुई। लेकिन दिल्ली में आने का मतलब अलग है, इसकी मैसेजिंग अलग जाती, और हो सकता था कि आगे कुछ एक बढ़िया राह निकलकर सामने आती। लेकिन ओआईसी में जो इनका बयान आया है उसने फीका कर दिया। तो अब क्या कुछ पैचवर्क करने की गुंजाइश रह जाती है? वांगी वापस जाकर चीन जब जाएंगे तो हल्की फुल्की डांट तो पड़ेगी कि इस तरह का बयान आपने क्यों दिया, अगर ये ऑफिशियल नहीं था। हाँ, लेकिन अब पैचवर्क कैसे होगा? इसकी भरपाई कैसे की जाएगी आगे? मुझे लगता है कि ये बातचीत की शुरुआत है। उनकी पूरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द भारत के विदेश मंत्री को अब चीन बुलाया जाए, ताकि ये बातचीत का सिलसिला आगे बढ़े। पर चीन के लिए मैं छोटी सी बात ये जोड़ना चाहूंगा कि भारत की विदेश नीति कुछ हद तक एक पहेली बनकर सामने आई है, क्योंकि जो चीन का रवैया रहा है कि 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, सारे पड़ोसी देशों के साथ ये नीति उसने अपनाई है। पर ये रणनीति भारत के साथ नहीं चली, और 2 साल से आप देखें लगातार भारत उनके सामने खड़ा है और लगातार बातचीत हो रही है, पर अपना पक्ष जो है भारत बड़े जोर शोर से सामने रखता है। और चीन को ये अब शायद मुश्किल हो रहा है कि भारत पर अपना प्रभाव किस तरह से बनाया जाए, क्योंकि बाकी पड़ोसी देशों पर वो अपनी जो है, जिसको वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी कहते हैं, वो उसका उपयोग करता है, पर भारत के प्रति इस तरह का उपयोग नहीं करता है। अक्सर भारत के प्रति वो सम्मान से बात करता है। पर ये जो टिप्पणी हाल ही में हुई ओआईसी सम्मेलन में, वो शायद मुझे लगता है अपने आप एक एक्सेप्शन उसमें मानी जाती है। तो उनकी कोशिश यही होगी इस वक्त, मुझे लगता है कि जो पैचअप आप कह रहे हैं करने की कोशिश है, उसमें इस यात्रा के मुकाबले में, इस यात्रा की शुरुआत से कोशिश की जाए कि किस तरह से भारत के विदेश मंत्री चीन जाएं, बातचीत आगे बढ़े। कम से कम ब्रिक्स सम्मेलन में जो बहुत से पहले इवेंट्स होते हैं उनकी शुरुआत हो, उसमें भारत के खिलाड़ी जाएं, अध्यापक जाएं, मीडिया वाले जाएं, सीनियर ऑफिशियल्स जाएं, फिर मिनिस्टर्स जाएंगे, फिर वो शिखर सम्मेलन होगा। तो ये उनकी, मुझे लगता है इस वक्त सबसे पहले बड़ी मजबूरी सामने आती है, क्योंकि इसकी उदाहरण पहले मिल चुकी है। 5 साल पहले जब इसी तरह का ब्रिक्स सम्मेलन उनके श्यामन शहर में होना था, तो करीब 10 दिन तक ये तय नहीं था कि भारत के प्रधानमंत्री उसमें जाएंगे या नहीं, और उसका बहुत बड़ा तनाव बना था, जिसके चलते डोकलाम जो तनाव था उसको रोका गया था और खत्म किया गया था उस माहौल में।
ये बात आपने साफ बिल्कुल सही बोली। और चीन ये भी जानता है बहुत अच्छे तरीके से। मैं बार बार आपके इस आकलन का समर्थन इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि ओआईसी में इतना गैर जिम्मेदाराना बयान चीन की ओर से आए, अब वो सोची समझी रणनीति के तहत हो, इतना अपरिपक्वता मैं कम से कम चीन से अपेक्षा नहीं रखता हूं ऐसी। स्वाभाविक रूप से इसका पैचवर्क तो करना ही पड़ेगा क्योंकि चीन भी जानता है, अगर भारत ने भी खुले तौर पर, जैसा आपने भी कहा कि बहुत ज्यादा हम नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर हमने खुले तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों में तिब्बत पर बात करना शुरू कर दिया, ताइवान पर बात करना शुरू कर दिया, हांगकांग पर बात करना शुरू कर दिया, उइगर समुदाय की प्रताड़ना जैसे मुद्दों पर बोलना शुरू कर दिया, तो फिर क्या रह जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर? बड़ी असुविधा होगी और बहुत ही विचित्र स्थिति रहेगी ये चीन के लिए। चीन कभी ऐसा नहीं चाहेगा। बहरहाल एक आखिरी सवाल मेरा, क्योंकि आपने जो 4 कारण गिनाए उनमें यूक्रेन के मसले पर जो भारत की पोजिशनिंग रही है और बड़ी ही न्यूट्रल रही है, उसमें से संभवतः चीन अपने लिए जो निकाल रहा है अपनी सुविधा के हिसाब से, वो ये कि एंटी यूएस लॉबी में भारत को भी लगे हाथ इस वक्त अब कर लिया जाए, एक कोशिश की जाए। तो क्या इतना आसान है सर? और ये कोशिश की क्या चीन ने भारत आकर? बिल्कुल की कोशिश उन्होंने, और जैसा विदेश मंत्री ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कम से कम आपस में उनकी ये सहमति सामने हो गई कि दोनों पक्ष चाहते हैं कि हिंसा पर इमीडिएटली रोक लगाई जाए और डिप्लोमेसी से, डायलॉग से उसका शांति और स्थिरता लाने की कोशिश की जाए। तो ये कम से कम 2 सैद्धांतिक तौर पर मुद्दे जो हैं उन पर उनकी सहमति बनी। और ये यूक्रेन पर जो लग रहा है कि भारत और चीन की जो रणनीति है, जो सोच है, वो कम से कम एक जैसी नहीं तो मिलती जुलती है। ये अपने आप में एक सार्थक और सकारात्मक परिप्रेक्ष्य था जिसमें लगा ऐसे कि दोनों विदेश मंत्रियों की बातचीत से शायद कुछ अच्छा सोच सामने साझा होगी। पर क्योंकि मैंने जैसे कहा कि वो तात्कालिक परिप्रेक्ष्य थोड़ा गड़बड़ा गया उनकी कश्मीर पर बात करने से, उनके काबुल जाने से, और आखिर समय तक यात्रा होगी या नहीं होगी इस पर असमंजस बने रहने से, तो ये जो यूक्रेन को लेकर लगा कि एक आपस में एक सार्थक सोच बन सकती है दोनों तरफ से भी, उसका भी असर मुझे लगता है बहुत हद तक सीमित ही रहा। क्योंकि जो और कई बातें हुई उनमें जाहिर ये हुआ कि ज्यादातर बातों में चीन ने अपना पक्ष रखा और भारत ने अपना पक्ष रखा। दोनों एक तरह से पैरेलल बातें हुई, आपस में कोई इस तरह का समझ साझा होने का मुझे नहीं लगा कि उसमें कोई साफ बात सामने आई हो। यूक्रेन को लेकर ये बात जरूर उन्होंने कही विदेश मंत्री ने कि उनकी आपसी समझ बनी कि हिंसा पर रोक लगनी चाहिए, पहला सिद्धांत है, और दूसरा कि बातचीत करके वहां स्थिरता और शांति की व्यवस्था करनी चाहिए। ये भारत कहता रहा है, चीन भी कहता रहा है। हालांकि और कई मुद्दों में जैसे चीन का जो समर्थन रूस के साथ है उतना समर्थन भारत का नहीं है। भारत का समर्थन रूस के प्रति सीमित है क्योंकि भारत ने हाल ही में देखें कि सुरक्षा परिषद में जो एक प्रस्ताव रूस ने रखा था उसमें चीन ने उसका समर्थन किया पर भारत ने उसमें भी एब्सटेन किया। तो दोनों के सोच में फर्क भी है। पर हाँ, यूक्रेन पर लेकर कम से कम एक सीमित सीमा में जिसको कहें कि उस पर 2 चीजों पर कम से कम सहमति हुई आपस में। पर मुझे नहीं लगता कि जितनी उम्मीद चीन लेकर आया था यहाँ उनका डेलीगेशन और उनके विदेश मंत्री, उतनी यहाँ उनको सफलता मिली है। इसीलिए उनकी ये कोशिश होगी कि जल्द से जल्द भारत के विदेश मंत्री को चीन बुलाया जाए ताकि ये जो इसकी जो स्मृति है, इसकी याददाश्त है, उसको हटाकर नए दौर को शुरू किया जाए बातचीत को। बिल्कुल। काश कि चीनी विदेश मंत्रालय का डेलीगेशन अच्छे से होमवर्क करके आता, स्पष्ट नीति के साथ आता, एक बेहतर अप्रोच के साथ आता, और काश एक गैर जिम्मेदाराना रवैया, एक इस तरह के जेस्चर्स ना दिखाई देते, तो संभवतः स्वर्ण सर और मेरी जो बातचीत है वो एक पॉजिटिव नोट पर एंड होती हुई नजर आती। लेकिन फिलहाल भविष्य के घर में क्या है ये भविष्य ही बताएगा। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला, बहुत अच्छा विश्लेषण रहा, बड़ा सार गर्भित रहा। शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए।